बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर्जरी में आज हम डिस्कस करेंगे वूंड। इससे पहले आपको इडीमा और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में फ़र्क क्या है। तो इडीमा अगर ब्लड वेसल से फ्लूइड की लीकेज हो जाए तो और टिश्यू स्पेस में एक्युमुलेट हो जाए तो ये इडीमा है। ठीक है, अब देखो अगर वेसल डायलेट हो जाए और ये फ्लूइड वेसल के अंदर डायलेट हो जाए, ठीक है, तो फिर ब्लड फ्लो आर्गन तक कम होगी, ब्लड फ्लो कम होगी। तो ये ब्लड फ्लो कम होगी तो उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होगी। ये यहाँ पे एक्युमुलेटेड है ब्लड वेसल के अंदर और इडीमा में टिश्यू स्पेस, इसमें भी कुछ ना कुछ टिश्यू स्पेस में आएगी, कुछ ना कुछ टिश्यू स्पेस में आएगी, लेकिन ज़्यादातर ब्लड वेसल्स के अंदर है। ठीक है, और इसमें टिश्यू स्पेस इडीमा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इसकी वजह से क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अच्छा ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है। वुंड एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसको हम फिर वुंड कहेंगे। वुंड एनी ब्रेक in the continuity of skin or mucous membrane, which is either due to physical or chemical cause, और केमिकल काज। कोई भी ब्रेक या इंजरी हो अगर स्किन की या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा जिससे ब्लीडिंग होती है तो वो वुंड है। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड। वुंड को हम क्लासिफाई कर देते हैं, एक होते हैं हमारे पास अनटाइडी वुंड और एक होता है टाइडी वुंड। अनटाइडी वुंड, अनटाइडी वुंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और इंजरी के दौरान ज़्यादातर होती है। इसमें जो एजेस है वो इर्रेगुलर होती है। इन दिस केस, in this condition the wound has no regular edges and usually contaminated। अब देखो अगर शार्प नाइफ से, ठीक है, चाकू से अगर इंजरी वुंड हो जाए तो वो टाइडी वुंड है, और क्रश इंजरी या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान वुंड हो जाए तो वो अनटाइडी वुंड। रेगुलर एजेस अगर ये इस तरह है तो ये रेगुलर एजेस इसकी है। अब देखो अगर वुंड इस तरह है तो इसकी एजेस रेगुलर है या इर्रेगुलर है, ये हम स्टिच कर सकते हैं नहीं। जो हम स्टिच नहीं कर सकते वो अनटाइडी वुंड है। स्टिच, इट इज यूजुअली ड्यू टू क्रश इंजरी and या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA।
रोड ट्रैफिक, ठीक है। अनटाइड वुंड में रेगुलर एजेस नहीं होते और ये कंटामिनेटेड होता है, क्लीन नहीं होता। अच्छा, दूसरा जो है वो है टाइडी वुंड। टाइडी वुंड, टाइडी वुंड में इरेगुलर एजेस होती है। इन दिस केस द वुंड हैज regular edges and usually clean। अगर चाकू से वुंड हो जाए तो वो इसकी एजेस भी रेगुलर होता है और क्लीन होता है। एग्जाम्पल, wound due to sharp object, तो ये हमारे पास क्या है, टाइडी वुंड। और टाइडी वुंड को हम स्टिच कर सकते हैं, अनटाइडी वुंड हम स्टिच नहीं कर सकते। अब देखो, तीसरा हमारे पास है, एक होता है क्लीन वुंड, एक होता है डर्टी वुंड। क्लीन वुंड, अच्छा, टाइडी वुंड वो हम अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं और क्लीन और डर्टी अलग तरीक़ों से ही क्लासिफाई करते हैं। टाइडी में रेगुलर और इरेगुलर एजेस की बात है, ठीक है। टाइडी में रेगुलर एजेस होती है, अनटाइडी में इरेगुलर एजेस होती है। और क्लीन वुंड में साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं होती और डर्टी वुंड में साइन ऑफ इन्फेक्शन होती है। The wound which have no sign of infection, ठीक है। दूसरा जो है वो डर्टी वुंड। डर्टी वुंड में हमारे पास क्या होते हैं, in this condition, in this case, there is full blown bacterial infection, डर्टी वुंड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और क्लीन वुंड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती। सिंपल है। स्टेप वो जो नाइफ से जो होती है, शार्प और स्टेप, ठीक। अच्छा, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस पे हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हाँ, तो वो डर्टी वुंड है। हाँ, अगर डर्टी वुंड में पस वगैरह होती है, पस, और क्लीन वुंड में पस नहीं होती, वो तो अलग है, वो तो वुंड नहीं। अच्छा, दूसरा जो हम वुंड क्लासिफाई करते हैं वो है एक्यूट और क्रॉनिक वुंड। सेम है, वुंड कोई मोस्टली वो सेम है।
बस इसके अलग अलग नाम है। फिर अगर म्यूकोजा की हो जाए तो अल्सर हो सकता है। लीजन दोनों को कह सकते हैं, अल्सर को भी कहते हैं। अच्छा, बेस ऑन ड्यूरेशन ऑफ हीलिंग, तो फिर हम डिवाइड करते हैं वुंड दो, बेस ऑन ड्यूरेशन वुंड हम दो में क्लासिफाई कर देते हैं। एक है एक्यूट वुंड, एक्यूट वुंड, और दूसरा है क्रोनिक वुंड। एक्यूट का मतलब है शॉर्ट टर्म के लिए और क्रोनिक का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए। अ वुंड विच इज हील बिफोर 6 वीक, अगर वो 6 वीक के अंदर अंदर उसकी हीलिंग हो जाए तो एक्यूट वुंड है। अगर 6 वीक से ज़्यादा टाइम ले ले तो वो क्रॉनिक वुंड है। वुंड विच हील in less than 6 week, which heal greater than 6 week। अच्छा, यस, अगर 6 वीक से ज़्यादा टाइम ले ले तो वो क्रॉनिक वुंड है। वो एक्यूट वुंड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती, तो नो पैथोजन, नो पैथोजन। ये क्रॉनिक इसलिए है कि कोई पैथोलॉजी होगी, रिकरेंट इन्फेक्शन होगी, तो उसकी वजह से ये वुंड ठीक नहीं होता, तो पैथोलॉजी प्रेजेंट। पैथोलॉजी इसमें वुंड की हीलिंग क्यों नहीं होती? अगर रिकरेंट इन्फेक्शन होती है तो फिर डियाबिटिक मेलाइटिस में वुंड हीलिंग होती है? नहीं, क्यों? ग्लूकोज वहाँ पे ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है। डियाबिटिक पेशेंट में, शुगर के मरीज़ में ग्लूकोज ज़्यादा होती है। ग्लूकोज इज़ द फूड फॉर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के लिए फूड है, तो बैक्टीरिया क्या कराता है? रिकरेंट इन्फेक्शन, तो फिर वुंड हीलिंग होगी नहीं। तो इसमें पैथोजन नहीं है, इसमें कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट होगी। अच्छा, इसमें नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी फेजेस होती हैं, इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस, और इसमें प्रोलॉन्ग, और ये एक्यूट वुंड जो है ये विदाउट कॉम्प्लिकेशन हील होता है, हील विदाउट कॉम्प्लिकेशन। हील विद वेरिएबल कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, एक्यूट वुंड वो होता है जो 6 वीक के अंदर ठीक हो जाए। अगर 6 वीक से ज़्यादा टाइम ले ले तो फिर वो क्रॉनिक वुंड है। वो किस चीज़ की वजह से होगी? कोई पैथोलॉजी होगी, रिकरेंट इन्फेक्शन से होगी, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। अच्छा, इसको उसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ अभी। अच्छा, क्लिनिकल केस लिख, क्लिनिकल केस, क्लिनिकल केस। A 45-year female
a 45-year-old female five-day after appendectomy. Develop fever, redness and discharge. And pus discharge at of incision. इंसिजन जो कट लगाते हैं उनको इंसिजन कहते हैं. अब देखो इसकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट. A 45-year-old female 5 days after appendectomy, अपेंडिक्स रिमूव किया है. डेवलप फीवर, इसके बाद उस फीवर है, रेडनेस है और पस डिस्चार्ज है साइट ऑफ इंसिजन से. तो उसकी डायग्नोसिस क्या है? उसका तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? पहले पस को ड्रेन करेंगे. पहले मैनेजमेंट में फर्स्ट ड्रेनेज, इसके बाद वूंड ड्रेसिंग, वो जो वूंड है उसकी ड्रेसिंग करेंगे, वूंड ड्रेसिंग. और इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे. एंटीबायोटिक्स इजी है. सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इंसिजन पे होगी तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. डायग्नोसिस ठीक है, पहले पस को ड्रेन करेंगे और इसके बाद वूंड की ड्रेसिंग करेंगे और एंटीबायोटिक देंगे. सर्जिकल साइट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होती है जो साइट आप इंसिजन पे हो जाए. इंसिजन अपेंडिक्स के लिए जो कट लगा है उस पे इन्फेक्शन हो गई है तो उस इन्फेक्शन का नाम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है. अच्छा, इसके दूसरा केस, क्लिनिकल केस लिख ले. क्लिनिकल केस, a 60-year-old male, eight days forced laparotomy. Eight days post laparotomy. Notice serosanguinous discharge and wound gaping. सेरोसिगुइनस डिस्चार्ज क्लियर फ्लूइड होती है, क्लियर फ्लूइड प्लस
small amount of blood. ठीक है, अब देखो ये वुंड है, ये इंसिजन कट लगाई है किस चीज़ के लिए? लेप्रोटमी। लेप्रोटमी एब्डोमिनल ओपन सर्जरी को लेप्रोटमी कहते हैं, और लेप्रोस्कोप के थ्रू हो जाए तो और लेप्रोस्कोप है। लेप्रोटमी के लिए ये कट लगाई है। अब ये दोबारा हमने स्टिच किया इस तरह, ये जो टांके लगाए हैं अगर ये खुल जाए, ये खुल जाए तो फिर क्या होगी? इससे फ्लूइड बाहर निकलेगी, क्लियर फ्लूइड, और इसके साथ साथ ब्लड और वूंड गैपिंग होगी। तो इसका नाम है बस्ट एब्डोमेन। बस्ट एब्डोमेन, बस्ट एब्डोमेन। और इसका दूसरा नाम है वुंड डिहेसेंस। अच्छा, अगर दो इस तरह ये दो चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए तो इसका नाम है एडहेशन। एडहेशन, और एक दूसरे से ये सेपरेट हो जाए तो डिहेशन। समझ गए? ये वुंड है, हाँ, और ये स्किन, ये वुंड है, ये एक एजेस है और ये दूसरा। ये दोनों एजेस अगर हम एक दूसरे के साथ स्टिच करें तो ये है एडहेशन, और ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाए तो वुंड डिहेशन। तो वुंड गैप होगी और इसके साथ साथ उससे फ्लूइड होगी। ठीक है, अच्छा, हीलिंग ऑफ वुंड। हीलिंग ऑफ वुंड, वुंड किस तरह हील होता है तो वो पढ़ेंगे। healing of wound. The physiological फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शन को कहते हैं, पैथोलॉजी एबनॉर्मल फंक्शन को। द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस through which damage repair and back to normal. डैमेज टिश्यू की रिपेयरिंग को क्या कहते हैं? हीलिंग। हीलिंग दो तरीक़ों से होती है, एक होता है वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन और दूसरा है वुंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। वुंड हीलिंग, ये एक है वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। पिछले वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन से एक एमसीक्यूज आया। वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, वुंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। ठीक है, वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन और वुंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। अगर शार्प एजेस है, शार्प एजेस है, ठीक है, टाइडी वुंड है, तो ये हम इसकी एजेस एक दूसरे के साथ क्लोज करेंगे और स्टिचिंग करेंगे और इसकी हीलिंग होगी, तो ये प्राइमरी इंटेंशन है। इर्रेगुलर वुंड है इस तरह, तो ये हम एक दूसरे के साथ नीचे क्लोज कर सकते हैं नहीं, तो फिर हम ये इसकी सफाई करेंगे और इसकी ग्रेनुलेशन टिश्यू, इसमें न्यू टिश्यू बनेगी,
न्यू टिश्यू बनती है उसका नाम है ग्रेनुलेशन टिश्यू, और फिर इसके बाद उसकी हीलिंग होगी। तो ये क्या है? सेकेंडरी इंटेंशन, और ये प्राइमरी। इन दिस केस the wound edges are brought together and are stitches and later heal। ठीक है, शार्प एजेस है, शार्प एजेस तो दोनों हम एक दूसरे के साथ क्लोज करेंगे इसके और स्टिचिंग करेंगे और इसकी हीलिंग होगी। तो ये प्राइमरी इंटेंशन है। दूसरा, इन दिस द वुंड edges cannot to close, cannot be able to close and allow the granulation tissue to fill the wound and later heal। अब देखो, ये अनटाइडी वूंड है, इर्रेगुलर एजेस है, तो ये हम एक दूसरे के क्लोज कर सकते हैं? नहीं। तो ये हम इस तरह छोड़ेंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू, द न्यूली फॉर्म टिश्यू इज कॉल्ड ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू इधर बनेगी, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगी और इसके बाद ये हीलिंग इसकी होगी। ठीक है, इसमें स्कार फॉर्मेशन इसके साथ कोई तो अच्छा ठीक है। तो फिर ये सेकेंडरी इंटेंशन है। भेज दे, ठीक है, भेज दे। ठीक है, सेकेंडरी इंटेंशन में एजेस हम एक दूसरे के क्लोज नहीं कर सकते, और प्राइमरी में क्लोज कर सकते हैं। अच्छा देखो, एमसीक्यूज लिख रहे, या पहले लिख ले कि wound healing of wound occur in the following 3 phases। ठीक है, इसके लिए एक है, पहला जो है वो इन्फ्लेमेटरी फेज है। इन्फ्लेमेटरी फेज अच्छा, इसका नाम दूसरा है रिएक्शन। इसको देखो, पहला जब वुंड हो जाए तो इसके बाद क्या होगी? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेटरी फेज में ब्लीडिंग होती है, इस फेज में ब्लीडिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल ऑफ इम्यून सेल। ठीक है, और ये 0 से लेकर 4 डेज तक ये पेज चलता है। इन्फ्लेमेटरी पेज 0 से 4 डेज तक होती है।
दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, दूसरा जो है वो है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का दूसरा नाम है रीजनरेटिव फेज। अच्छा, प्रोलिफरेटिव फेज में नए टिश्यू बनते हैं। न्यू टिश्यूज आर फॉर्म्ड और ये 4 डेज से लेकर 21 डेज तक होती है। न्यू टिश्यूज प्रोलिफरेटिव रीजनरेट, दोबारा जो डैमेज टिश्यू है उसकी रीजनरेशन इस फेज में होती है। ठीक है। तीसरा मैच्योरेशन फेज या रिमॉडलिंग फेज। इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूली फॉर्म टिश्यू और स्ट्रेंथन ऑफ द न्यूली फॉर्म टिश्यू। इसमें लिख लिया स्ट्रेंथ ऑफ न्यूली फॉर्म टिश्यू, ऑफ न्यूली फॉर्म टिश्यू। और ये 21 डेज से लेकर मंथ टू ईयर तक हो सकती है। 3 फेजेस है। पहले फेज में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, बॉडी अपना रिएक्शन शो करेगी, ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेशन और एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल। प्रोलिफरेटिव या रिजेनरेटिव फेज में न्यूली टिश्यूज बनते हैं और न्यूली टिश्यूज को ग्रेनुलेशन टिश्यूज कहते हैं। और मैच्योरेशन फेज में स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यूली फॉर्म टिश्यूज होती है। अब देखो इसके पिक्चर एमसीक्यूज लिख ले। अच्छा देखो, द न्यूली फॉर्म टिश्यू एट द साइट ऑफ MCQs, form tissue at इनिशियली, इसमें लिख रहे जो इनिशियल बनते हैं, इनिशियली इसका नाम क्या है? ग्रेनुलेशन टिश्यू, ग्रेनुलेशन टिश्यू। ग्रेनुलेशन टिश्यू में कोलेजन टाइप 3 होता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू में कोलेजन टाइप 3 इज प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो, अच्छा ड्यूरिंग, दूसरा एमसीक्यूज लिख ले। ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज, which is the main important cell, which help in the collagen synthesis and proper wound healing? कौन सी सेल से? ड्यूरिंग proliferative which is the main which play important
कोलेजन सिंथेसिस टाइप 3 कोलेजन के लिए कौन सी सेल चाहिए, तो वो है फेब्रोब्लास्ट। ठीक है, फेब्रोब्लास्ट। अच्छा, और वो कौन सी विटामिन है जो कोलेजन सिंथेसिस के लिए चाहिए? स्कर्वे, आप जानते हैं स्कर्वे? स्कर्वे, हाँ, स्कर्वे डिजीज, स्कर्वे, स्कर्वे, स्कर्वे कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है? सी, इसमें सी है तो सी। अच्छा, इसमें गम्स की स्वेलिंग होती है, जॉइंट पेन होती है, इसमें जॉइंट पेन, जॉइंट की ये कोलेजन बनाते हैं, तो जॉइंट के मसले, जॉइंट पेन होती है, स्वेलिंग ऑफ द गम्स और ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, और फटीग मलाइस इसमें होती है। तो विच विटामिन, MCQs, important rule and collagen synthesis and proper wound healing। कौन सी विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है, अगर विटामिन सी की कमी हो तो ब्लीडिंग होगी गम से, और उस कंडीशन को स्कर्वे डिजीज कहते हैं। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग डिले वुंड हीलिंग। बस ख़त्म है, इतना 20 मिनट, 15 मिनट। फैक्टर अफेक्टिंग डिले वुंड हीलिंग। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग डिले वुंड हीलिंग। इसमें पहला जो है वो कौन सी फैक्टर है जिसकी वजह से डिले वुंड हीलिंग होती है? डियाबिटिक्स मेलाइटस। पहला क्या है? डियाबिटीज मेलाइटस। ठीक है, और दूसरा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। तीसरा ड्रग, ड्रग में स्टीरॉयड, ये क्या कराता है? फेब्रोब्लास्ट को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट। और फेब्रोब्लास्ट का काम कोलेजन सिंथेसिस, तो इनहिबिट फेब्रोब्लास्ट। अच्छा, चौथा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल, विटामिन सी की कमी है तो वुंड हीलिंग होगी। अच्छा, और इसके साथ साथ टिश्यू नेक्रोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस, तो फिर भी वुंड हीलिंग डिले होगी। और हाइपॉक्सिया, ऑक्सीजन जब कम मिलता है तो फिर वुंड हीलिंग डिले होगी। ठीक है, सेल की रिजनरेशन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, तो फिर डिले वुंड हीलिंग। और एक्सेसिव टेंशन
on wound edges. अगर वूंड के एजेस पे एक्सेसिव टेंशन हो तो फिर भी उसकी वजह से डिले वूंड हीलिंग होगी. और एपा एट another wound अगर पहले से वूंड है, पहले से क्या है, वूंड है, और एक वो अभी तक हील नहीं हुआ, फिर इस पे दोबारा वूंड हो गई तो डिले वूंड हीलिंग. ठीक है, एक वूंड पे दूसरा वूंड हो गई तो डिले वूंड हीलिंग. another wound on that wound. और 9 नंबर लो टेम्परेचर. इसके लिए ये नमूने याद रखें. डेड नॉट हील. डेड नॉट हील तो किस वजह से? डायबिटीज, इन्फेक्शन, ड्रग्स, रिकरेंट इन्फेक्शन जब होती है, मोस्ट कॉमन काज क्या है? डिले वुंड हीलिंग. रिकरेंट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन काज रिकरेंट इन्फेक्शन. अच्छा, डायबिटीज मेलाइटिस इन्फेक्शन ड्रग्स की वजह से ये इनहिबिट कर देता है फाइब्रोब्लास्ट को, और फाइब्रोब्लास्ट को कोलेजन सिंथेसिस कराता है, तो फिर डिले वुंड हीलिंग होगी. न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, विटामिन सी की कमी है, या टिश्यू की अगर निक्रासिस होती है तो डिले वुंड हीलिंग. हाइपॉक्सिया, एक्सेसिव टेंशन ऑन वुंड एजेस, अनदर वुंड ऑन दैट वुंड. लो टेम्परेचर की वजह से क्यों डिले वुंड हीलिंग होती है? अब देखो, ये ब्लड वेसल्स हैं. वार्म टेम्परेचर में वेसल की डायलेशन होती है या कंस्ट्रक्शन? डायलेशन. तो वार्म डायलेशन, तो इसका मतलब है ब्लड सप्लाई ठीक होगी. अगर कूल टेम्परेचर में वेसल की कंट्रैक्शन होती है तो ब्लड की सप्लाई कम, तो रीजनरेशन ऑफ न्यूली फॉर्म टिश्यू वो कम होगी, तो लो टेम्परेचर भी डिले वुंड हीलिंग करा सकती है. ठीक है, अच्छा, बस लास्ट क्लिनिकल केस है. A 65-year-old male with the history अब देखो, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो इसकी डायग्नोसिस आप करें. विद द हिस्ट्री ऑफ diabetes mellitus, presented with foot ulcer, which is not healed for 6 weeks. एक्यूट वुंड में 6 वीक्स के अंदर वुंड की हीलिंग होती है, लेकिन ये अभी तक उसकी हीलिंग नहीं हुई. अब ऑन एग्जामिनेशन द वुंड एजेस आर नॉट approximated. अप्रोक्सीमेटेड का मतलब है कि एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं है. जिस तरह अनटाइड वुंड में
इरेगुलर एजेस, अगर ये शार्प थे तो एक दूसरे के साथ क्लोज है तो अप्रोक्सीमेटेड है, ये नॉट अप्रोक्सीमेटेड। हाँ, एंड मिनिमल एंड देयर इज मिनिमल टिश्यू ग्रेनुलेशन। ठीक है, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले वुंड हीलिंग, इसमें विच फैक्टर इज responsible for क्या आपका अच्छा, यहाँ पे आप पहले से देखें, एक 65 ईयर ओल्ड है और डियाबिटिस मेलाइटिस है, तो पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, वो शुगर पे कंट्रोल नहीं करते। अगर शुगर ज़्यादा हो, देखो शुगर, ग्लूकोज, ग्लूकोज फूड है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, फूड फॉर बैक्टीरिया। अच्छा, तो ये बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए ग्लूकोज चाहिए। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो बैक्टीरिया ज़्यादा होगी और इसकी रिकरेंट इन्फेक्शन होगी, रिकरेंट इन्फेक्शन होगी। और रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से क्या होती है, डिले वुंड हीलिंग। तो अब मसला कहाँ पे है, शुगर, तो पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। सबसे जो ज़्यादा डिले वुंड हीलिंग की जो काज है वो रिकरेंट इन्फेक्शन है, ठीक है। लेकिन इसमें डियाबिटिस मेलाइटिस में जो वुंड है वो हील इसलिए नहीं होता कि उसकी में ग्लूकोज ज़्यादा होती है। ग्लूकोज जब ज़्यादा हो तो बैक्टीरिया की सर्वाइवल ज़्यादा होगी, बैक्टीरिया को किल नहीं होगी। जब बैक्टीरिया किल नहीं होगी तो बैक्टीरिया रिकरेंट इन्फेक्शन कराएगी और रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से डिले वुंड हीलिंग। तो पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, तो पहले आप देखेंगे कि ये क्लिनिकल केस को कि किस चीज़ की वजह से है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है डियाबिटिस मेलाइटिस, तो डियाबिटिस मेलाइटिस में ग्लूकोज ज़्यादा होती है तो पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। रिकरेंट इन्फेक्शन हो तो फिर भी पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। अगर वो ग्लाइसीमिया पे कंट्रोल करे, ग्लूकोज पे कंट्रोल करे तो रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं होगी। डियाबिटिस मेलाइटिस मेंशन ना हो तो फिर रिकरेंट इन्फेक्शन। अच्छा, यहाँ पे तो मेंशन है डियाबिटिस मेलाइटिस, और इसमें एक डियाबिटिक स्पूट होती है, वो पढ़ लेंगे, ठीक है बस।